जय हिंद दोस्तों। विजयनगर का वीडियो देख रहे हैं हम लोग। विजयनगर 2 पार्ट 1 इसके पहले अपलोड कर दिया गया है, आप उसको पहले देख लें। पहले विजयनगर का सारा इतिहास क्लियर हो जाएगा। विजयनगर में बताए थे 4 वंश है, संगम, सुलूभ, तुलुभ, अराविडु। संगम वंश तक पढ़ा चुके थे। अब हम लोग देखेंगे सुलूभ वंश। सुलूभ वंश में कुछ है ही नहीं। सुलूभ वंश में आपका कुछ नहीं है। सुलूभ वंश सिर्फ याद रखना है कि इसके संस्थापक जो था सलूभ नरसिंह था। संस्थापक सलूभ नरसिंह, बस और कुछ नहीं। उसके बाद फिर समाप्त हो गया। फिर कौन वंश आया? तुलुभ वंश। अब यहाँ बीच में लिख रहे हैं हम तुलुभ वंश। तुलुभ वंश कौन वंश है? तुलुभ वंश। इसका संस्थापक वीर नरसिंह है। कौन संस्थापक कौन है? तुलुभ वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। कौन है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह संस्थापक कौन हो गया? तुलुभ वंश संस्थापक। तीसरा वंश हो गया। दूसरा वंश आपका सुलूभ है, तीसरा वंश है तुलुभ वंश, लास्ट वंश अराविडु वंश है। तो वीर नरसिंह इतना ही जानना है। इस वंश का दूसरा तुलुभ वंश का शासक, सबसे महान शासक जो हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। सबसे पहली बात है कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या है, ये आपको जानना होगा। 1509 से 1529 तक 20 साल। 1509 से 1529 तक ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय, इसका मतलब है कि देखिए इसमें 1526 में पानीपत का युद्ध हो रहा है, बाबर आक्रमण करता है। 1526 में आप देखें कि मुगल वंश की स्थापना होती है। इसका मतलब कि बाबर यहाँ पर है। मुगल वंश में कौन आ गया है? बाबर आ गया है। बाबर, ठीक है। तो इसका मतलब कि बाबर, इसका पूछेगा क्वेश्चन कि बाबर इसका समकालीन था। बाबर कृष्णदेव राय का, लिखते जाएंगे, कृष्णदेव राय का समकालीन था, इनके टाइम का था। बाबर और कृष्णदेव राय एक समय के थे। बाबर ने अपने बाबरनामा में अपना जो आत्मकथा लिखा, बाबरनामा, कौन लिखा? बाबरनामा। उसमें चर्चा किया है 5 मुस्लिम राज्य का, 5 मुस्लिम राज्य प्लस 2 हिंदू राज्य का, 2 हिंदू राज्य की चर्चा किया है। हिंदू राज्य में कौन कौन? एक विजयनगर का और एक मेवाड़ का। मुस्लिम में किसका किया था? दिल्ली का, बंगाल का, गुजरात का, इसका सब चर्चा किया था। तो आप ध्यान रखें कि अपने बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्य का और 2 हिंदू राज्य की चर्चा किया था बाबर। कृष्णदेव राय एक महान शासक साबित हुए ये विजयनगर का, क्योंकि इसने, विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय पुर्तगाली के बहुत बड़ा फैन थे। पुर्तगाली का बहुत बड़ा समर्थक थे। पुर्तगालियों से संबंध इनका बहुत अच्छा रहा। पुर्तगाली से संबंध इनका बहुत अच्छा रहा। हालांकि पुर्तगाली का संबंध, जो पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगाली जो भारत में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है, तो उस पुर्तगाली जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही वंश से गोवा को छीन लेता है। एक क्वेश्चन वहाँ भी करता है कि 1510 ईस्वी में, देखिए इसी का शासनकाल है कृष्णदेव राय का। 1510 ईस्वी में बहमनी क्षेत्र का आदिल शाही वंश बीजापुर, उसमें बहमनी बताएंगे आपको, कोई बरार है, बीदर है, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा है ना, अहमदनगर, 5 क्षेत्र में बहमनी क्षेत्र बट गया था। कौन कौन? पहले बाबा से बीदर, बरार, फिर बीजापुर, 3 देखिए, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, 5 क्षेत्र। तो बीजापुर का आदिल शाही वंश था। वहाँ से गोवा को पुर्तगालियों ने छीन लिया था 1610 में। वहाँ पर चर्चा करेंगे हम, बहमनी साम्राज्य में चर्चा करेंगे इसकी। तो पुर्तगालियों से इनका संबंध कृष्णदेव राय का क्या था? बहुत ही अच्छा था। इस समय पुर्तगाली का जो 2 यात्री आए थे, 2 यात्री आए थे। कितना? 2 यात्री। कौन कौन? एक डोमिंगो पायस, लिखेंगे डोमिंगो पायस, और दूसरा बारबोसा। 2 पुर्तगाली यात्री आया था। पूछेगा आपसे कि डोमिंगो पायस कब आया था भारत, किसके समय में आया था, किसके दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय। बारबोसा किनके दरबार में आया था? बारबोसा इनके दरबार में कृष्णदेव राय के समय आया था। पुर्तगाली यात्री, कहाँ के यात्री था? पुर्तगाली था। डोमिंगो पायस तो बहुत बड़ी बात बोली है कि कृष्णदेव जैसा महान शासक नहीं है। कृष्णदेव राय एक महान शासक है। पायस का कथन था, लिख लेंगे आप, कि पायस एक बात बोला था और कि कृष्णदेव राय के बाजार में
विश्व की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो नहीं मिलती हो। इस वर्ल्ड की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्णदेवराय के बाजार में नहीं मिलती हो, मैंने सब वस्तु मिलती है। ये सेंटेंस आप लिख लेंगे कि पायस का कहना था, पायस ने कहा कि विश्व की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो विजयनगर के कृष्णदेवराय के शासनकाल में कृष्णदेवराय के बाजार में नहीं मिलता हो। ठीक है, डोमिंगो पायस। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य के क्लासिकल युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल को, पॉइंट लिखेंगे, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का, लिखेंगे पॉइंट को, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, शास्त्रीय युग कहा जाता है, क्लासिकल पीरियड कहा जाता है, क्लासिकल युग कहा जाता है। क्लासिकल हिंदी लिख सकते हैं बच्चे, जो हिंदी वाले होंगे ऐसे लिख लेंगे, क्लासिकल युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। क्यों? कि इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टकवि रहते थे, 8 कवि। क्वेश्चन इस पर नोट कीजिए इसको आप। कृष्णदेवराय शासनकाल चल रहा है आपका, ठीक है, मिटाते हैं यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, कृष्णदेवराय। अब देखेंगे कृष्णदेवराय में, देखिए दोस्तों, ये जो हम बनाते हैं वीडियो, आपको हम कभी दिखा देंगे, अपने होम प्रोडक्शन है, तो कभी पेपर का आवाज़ भी आ सकता है, कभी आपका कुकर का सीटी का आवाज़ आ सकता है ना। तो इसलिए आप लोग अगर बढ़ाएंगे इसको, चैनल को बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल बढ़ेगा, तो फिर ये डिजिटल भी होगा और इसका सेटअप भी अलग होगा। फिलहाल हम हाउस मेकिंग है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। तो कृष्णदेवराय का जो था, ये तेलुगु साहित्य, इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज, अष्ट मतलब क्या होता है? 8, दिग्गज मतलब दिग्गज, मान लो कौन दिग्गज? 8 तेलुगु कवि, तेलुगु साहित्य के कवि रहते, 8 तेलुगु कवि रहते थे। इसके दरबार में अष्टदिग्गज, क्वेश्चन पूछेगा अष्टदिग्गज। देखिए, एक था अष्टप्रधान किसके समय में था? अष्टप्रधान जो था आपका शिवाजी के समय। अगर कहें नवरत्न तो चंद्रगुप्त द्वितीय, नवरत्न अकबर, तो नौ रत्न थे, अनमोल रत्न। तो 9 अनमोल रत्न हम लोग को याद रहता है? नहीं याद रहता है, 1 2 4 5 याद रखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ अष्टदिग्गज है, 8 तेलुगु कवि हैं, 8 को याद नहीं रखना है, न इम्पोर्टेंट है न जरूरी है हम लोग के लिए। हम लोग को कम से कम 2, इस 8 में 2 को याद रखना है। किसको? एक पेडन्ना का, और एक तेनाली, कहानी सुने होंगे, तेनाली रामकृष्ण को। दो कवि को याद रखना है। एक कवि हैं पेडन्ना, दूसरा कवि हैं तेनाली रामकृष्ण। पेडन्ना की जो पुस्तक थी, पेडन्ना जो तेलुगु साहित्य में कवि लिखे, इसको मनुचरित्रम कहते हैं। पूछेगा मनुचरित्रम किसका? मनुचरित्रम पेडन्ना। तेनाली रामकृष्ण क्या था? इनका बुक क्या था? तेनाली रामकृष्ण का पेडन्ना मनुचरित्रम, और तेनाली का था पांडुरंग महामात्य। दोनों बुक याद कर लेंगे। मनुचरित्रम पेडन्ना, पांडुरंग महामात्य, तेनाली रामकृष्ण, अष्टदिग्गज, क्लासिकल युग कहा जाता है। खुद कृष्णदेवराय की पुस्तक थी, कृष्णदेवराय की पुस्तक, 2 पुस्तक याद रखेंगे। एक तेलुगु भाषा में, एक पुस्तक जो था उनका तेलुगु भाषा में, दूसरा पुस्तक था संस्कृत भाषा में। तेलुगु भाषा का पुस्तक को कहा जाता है उनका आमुक्त माल्याद। और संस्कृत भाषा को पुस्तक कहा जाता है उनका, संस्कृत में जो लिखे थे वो पुस्तक कहा जाता है जाम्बती कल्याणम।
ये संस्कृत है, कल्याणम लगाओ, जमवती कल्याणम। और आमुक्त माल्यात किस भाषा में है? तेलुगु। क्वेश्चन करेगा आमुक्त माल्यात किस भाषा में? तेलुगु। और जामवती कल्याणम किसका है? संस्कृत भाषा में। दोनों पुस्तक कौन लिखा है? तो खुद कृष्णदेव राय स्वयं लिखे हैं। पेडना का अनुचरत्तम, तेनाली का, पांडुरंग, कृष्णदेव राय की बात, ये सब पुस्तक की बात। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। डोमिंगो पायस आया था, बारबोसा आया था। डोमो पायस ने कहा कि क्या बोला, कथन उसका क्या था हम लोग देख चुके हैं। बाबर का समकालीन था। बाबर ने कहा 5 मुस्लिम राज, 2 हिंदू, हिंदू में एक विजयनगर भी था शामिल। ठीक है, तो इस कृष्णदेव की बात। कृष्णदेव की कुछ और इनका मेकिंग, निर्माण कार्य में क्या योगदान है, 3 बातें याद रखें। इनका निर्माण कार्य में अगर कहेंगे, निर्माण में कृष्णदेव राय का निर्माण में, तो एक विट्ठल स्वामी मंदिर याद रखेंगे। विट्ठल लिख लेंगे, विट्ठल स्वामी मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर। दूसरा मंदिर है चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, चिदम्बरम मंदिर। और तीसरा मंदिर आपका हजारा मंदिर, हजारा मंदिर। 3 मंदिर याद रखेंगे विजयनगर का, विट्ठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर और हजारा मंदिर को याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से कृष्णदेव राय का शासनकाल समाप्त हुआ। 1500 कब? 29 में कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बाद इस क्या तुलुप वंश समाप्त हो गया? तुलुप वंश समाप्त हो गया? नहीं। कृष्णदेव राय के बाद फिर अच्युत देव राय आया। कौन आया? अच्युत देव राय। आप नोट कर लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लिखते हैं। तुलुप वंश ये भी चल रहा है हम लोग का। कौन चल रहा है? तुलुप वंश, है ना। तो इसके बाद कृष्णदेव राय के बाद आता है अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के बाद आता है सदाशिव राय। सदाशिव राय बताते हैं, आइए आगे। तुलुप वंश, इसको नहीं मिटाएंगे, तुलुप वंश है। अब देखिए, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब होती है? 1529 में होती है। 1529 मृत्यु के बाद उनका जो आता है चचेरा भाई अच्युत देव राय। अच्युत देव राय, अच्युत देव राय। इसमें कुछ आपको याद रखना है, सिर्फ याद रखें कि इसके समय में एक यात्री आया था नूनीच, नूनीच, बस। अच्युत देव राय के बाद शासन कौन बनता है? सदाशिव राव। सदाशिव राव ये बनते हैं शासक। इसके समय में प्रधानमंत्री जो होता है राम राय। कौन होता है? राम राय, राम राय। सदाशिव राव के शासनकाल में बहमनी और विजय वर्सेस विजयनगर के बीच में, बहमनी जो पहले बता रहे हैं, मैप आपको बताए थे, बहमनी है ना, बहमनी क्षेत्र आपका, ये बहमनी क्षेत्र, ये विजयनगर है, मान लीजिए। ये कौन है? विजयनगर। तो ये क्षेत्र कौन है? बहमनी का क्षेत्र है ना। विजयनगर को और बढ़ा दें, ये बहमनी है। ये दोनों के बीच में नदी कौन है? ये कृष्णा, तुंगभद्रा। ये दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो ये पारंपरिक युद्ध पहले शुरू हो चुका है। तो बहमनी यहाँ पर जो फाइनली ये युद्ध होता है, जीत जाता है। बहमनी और विजयनगर के बीच में युद्ध होता है सदाशिव राव के। इस युद्ध को कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कहिए, तालीकोटा। इसका दूसरा नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध कहिए, या राजसी तांगड़ी का युद्ध कहिए, राजसी तांगड़ी का युद्ध कहिए, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था। देखते नाम है राक्षस की तरह युद्ध हुआ था, दानव की तरह लोग हत्या कर रहे थे। राजसी तांगड़ी विनाश हुआ। राजसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध कहिए, या बनीहट्टी का युद्ध कहिए। ये कब हुआ था युद्ध? तो 23 जनवरी लिखेंगे, 23 जनवरी 1565 में, 1565 में, क्योंकि 1529 में तो यही मरे हैं कृष्णदेव राय। 23 जनवरी 1565 को युद्ध होता है। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध होता है, बनीहट्टी का युद्ध होता है, तालीकोटा का युद्ध होता है। और इसमें बहमनी जीत जाता है, विजयनगर का विनाश हो जाता है। इस विजयनगर का क्या होता है? विनाश हो जाता है। विजयनगर को जला दिया जाता है, विजयनगर को जला दिया जाता है, पूरी विजयनगर को क्या जला दिया जाता है। तो इसलिए लास्ट में खंडहर बचता है,
खंडहर के रूप में बच जाता है हम्पी। हम्पी जो कि कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। आज अवशेष बचा हुआ, इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया हम्पी को, है ना। तो इस तरह से तालीकोटा, लेकिन इसके बाद भी विजयनगर कुछ चलते रहता है। 1565 के बाद समाप्त नहीं होता है, कुछ दिन तक। इसके बाद कौन समझ आएगा? तुलुक वंश, अराबिडु वंश आएगा। कौन आएगा? अराबिडु वंश आएगा। अराबिडु वंश 1750 तक 1646 तक मान कर चलिए चला इस वंश, और समाप्त हो गया अराबिडु वंश, अंतिम वंश। तो हम लोग थोड़ा सा देख लें अराबिडु। तुलुक के बाद पहले संगम को देखें, सलुब को देखें। तुलुक में 3 शासक को बताएं, महान शासक। सबसे पहले तुलुक वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह, वीर नरसिंह। फिर कृष्णदेवराय शासक बने। कृष्णदेवराय के बाद फिर कौन? अच्युत देवराय। अच्युत के बाद फिर सदाशिव राय। सदाशिव राय के बाद फिर आपका इसका तालीकोटा का युद्ध होता है। फिर आपका अराबिडु वंश आता है इसमें। तो एक का पॉइंट हम लोग अराबिडु वंश में देख लें हम लोग। संस्थापक कौन था उसका? बस अराबिडु वंश। चौथा वंश है आपका अराबिडु वंश। अराबिडु वंश, अराबिडु वंश विजयनगर का अंतिम वंश। पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, विजयनगर का अंतिम वंश। आप पूरा लिखेंगे, डिटेल लिखेंगे, विजयनगर का अंतिम वंश। संस्थापक अराबिडु वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन करेगा संस्थापक कौन था? संस्थापक तिरुमल। तिरुमल, बस इतना याद रखेंगे, संस्थापक तिरुमल। और अंतिम शासक इसका अराबिडु वंश का या विजयनगर का कहिए, अंतिम शासक कौन था, है ना? तो श्रीरंग तृतीय। श्रीरंग तृतीय। इस तरह से समाप्त हुआ इसका अराबिडु वंश समाप्त। विजयनगर की कहानी समाप्त हुई, लास्ट विजयनगर समाप्त हो गया। ये हम लोग देख लिए विजयनगर को। उम्मीद करते हैं कि अच्छी से समझ आ जाएगा। दोनों वीडियो को अगर आराम से आप लोग देखेंगे, 1 से 2 बार अगर देखते हैं तो आपको निश्चित है कि दिमाग में बैठ जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा विजयनगर का प्रशासन को थोड़ा सा देख लें। विजयनगर के प्रशासन को इसी में ऐड कर लेते हैं हम लोग। विजयनगर का प्रशासन क्या था, कैसा था, कैसा चल रहा था प्रशासन, ठीक है। आइए, विजयनगर का प्रशासन। प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, सबसे छोटा जो इकाई था, छोटा से चलें या बड़ा से चलें, अगर छोटा से चलते हैं तो छोटा इकाई था मेला ग्राम। मेला ग्राम जिसको गांव कहते हैं, सबसे छोटी इकाई कौन थी? गांव। मेला ग्राम से फिर हो गया आपका नाडू। नाडू जिसको जिला कहते हैं, जिला। जिला के बाद फिर हो गया वलनाडु। वलनाडु, वलनाडु मतलब आपका ये हो गया अनुमंडल। अनुमंडल, वलनाडु इंपॉर्टेंट नहीं पूछता ज़्यादा। वलनाडु के बाद फिर हो गया प्रांत। प्रांत जिसको कहते हैं मंडलम। मंडलम, और प्रांत के आगे फिर साम्राज्य हो गया, केंद्र साम्राज्य हो गया। मेलाग्राम, नाडु, वलनाडु, प्रांत, साम्राज्य। माने केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, तीनों सेक्टर बचा हुआ है यहाँ भी। जो कि आप से पहले देख के चोल काल में देख चुके हैं, ग्रामीण स्वायत्ता की बात हो चुकी है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें आपसे उतना जाना नहीं। सबसे पहले पूछेगा कि ये शासन चलाया जाता था तो शाही दरबार भी था, युवराज भी थे, सम्राट भी थे, सब कहानी है। लेकिन इसका सचिवालय मेन था। सचिवालय, क्वेश्चन आपसे करेगा कि सचिवालय, 5वां अंग था सचिवालय। इसको कहा जाता था राजसलम। राजसलम याद रखेंगे विजयनगर में। विजयनगर का प्रशासन चलाने के लिए जो था, अगर हम लोग देखते चलें, कौन हो गया? राजसलम हो गया, ठीक है। 1 मिनट, देख रहे थे सचिवालय राजसलम, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसमें आयंगर व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था की गई थी।
विजयनगर में आयंगर व्यवस्था की। पहला बात रखें आयंगर व्यवस्था, इसको समझने का प्रयास कीजिए हम लोग। आयंगर व्यवस्था क्या था कि ग्रामीण को स्वायत्तता प्रदान थी, गाँवों को स्वतंत्र कर दिया गया, सिंगल गाँव को स्वतंत्र कर दिया गया। और गांव में 12 लोगों के एक समूह बना दिया गया। कै लोगों का? 12 लोगों को। इसी 12 लोगों को आयंगर कहा जाता था, जो गांव को देखभाल करते थे, गांव की सुरक्षा करते थे। गांव की जिम्मेदारी इन्हीं 12 लोगों पर दी गई थी। इसको कहते थे आयंगर व्यवस्था। टैक्स वसूलना, सेना जो था राजा को सेना देना, आयंगर व्यवस्था, इतना याद रखेंगे, है ना। फिर आइए आपको एक था न्यायंगर व्यवस्था। न्यायंगर, आयंगर और न्यायंगर। न्यायंगर व्यवस्था में आप ध्यान रखेंगे इसका कि न्यायंगर व्यवस्था में क्या था कि सेना नायक जो था, सेना के नायक को नायक कहा जाता था। और नायकों को, सेना को वेतन न दे करके भूमि दिया जाता था। वेतन न देकर के भूमि दिया जाता था सेवा के बदले में। तो उस भूमि को, जो भूमि दिया जाता था उन लोग को, उस भूमि को कहा जाता था अम्रम। इस बात को याद रखें, भूमि को कहा जाता था अम्रम भूमि कहा जाता था, अम्रम भूमि। आपको देखिए भूमि के बहुत से प्रकार से मालिक कहेगा कि आपका उम्बली भूमि, उम्बली भूमि क्या था? उम्बली भूमि क्या था कि जो सेना विशेष सेवा दिया, मालिक हम सेना सेवा दिए सरकार को, तो उस सेवा के बदले में जो हमें भूमि दिया गया, आप लिखेंगे जो सेवा, विशेष सेवा के बदले में जो भूमि दिया जाता है, लगान, टैक्स मुक्त भूमि, जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, वैसी भूमि जो मेरे विशेष सेवा, कुछ विशेष सेवा दी सरकार को, उसके लिए जो भूमि हमको मिला उसको कहते हैं उम्बली भूमि। क्या कहते हैं? उम्बली भूमि। उम्बली कौन भूमि कहते हैं? उम्बली भूमि। अगर हम कहें रक्त कोडगे भूमि, रक्त कोडगे माने रक्त चला जाना, रक्त माने कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया, मतलब हम सेना में भर्ती थे, हमारी मृत्यु हो गई, तो हमारी मृत्यु के, हमारे शौर्य के लिए हम बहादुरी दिखाए, मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरे परिवार को जो भूमि दी जाएगी, जो मेरे परिवार को मिलेगा, मेरे मरने के बाद जो मिलेगा, उस भूमि को कहते हैं रक्त कोड की भूमि। ये भी टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री। उम्बली विशेष सेवा के लिए, ये मृत्यु के बाद परिवार को मिलता था। रक्त भूमि, अगर कहे कुटग्गी भूमि, एक कैसी भूमि था, ये तो आप जानते हैं, कुट्टी लगाना, नहीं कहते गाँव में कुट्टी लगा दी है, आपने कुट्टी लगाया, खेत कुट्टी लगा दिया, लेकिन लगा नहीं कुट्टी, तो कुट्टी मतलब क्या हुआ? जिससे कि पट्टा लगा देना, पट्टा समझिए, ज़मीन का पट्टा लगा देते हैं। मालिक जिसके पास ज़्यादा भूमि है, ब्राह्मण है, चाहे जो जमींदार है, वो ज़्यादा भूमि है, और जो छोटा किसान उसके पास तो पट्टा मैंने खेती बटाइया लेता है, तो पट्टा पर जो खेती भूमि लगाया जाता था, जो भूमि को, उसको कहते हैं कुटगी भूमि। क्या कहते थे? कुटगी भूमि कहा जाता था, कुटगी भूमि। इसे आप देख लीजिए, समझ गए, ठीक है। अब भू राजस्व कितना था उसमें? भू राजस्व की बात करें तो भू राजस्व कितना था, लिखेंगे भू राजस्व विजयनगर में भू राजस्व था 1/6%। 1/6%, जितना उपज हुआ 1/6 कर लीजिए आप, उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है, उतना आपको देना पड़ेगा। और छोटा छोटा बात, बहुत सारी बातें हैं जिससे आप कर सकते हैं कि इस समय यहाँ पे विजयनगर में विवाह था कि नहीं? विवाह कर था तो यस, विवाह कर था तो यस, विवाह कर। अगर शादी विवाह कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन विधवा कर था नहीं। अगर कोई विधवा शादी कर रही है तो विधवा कर नहीं देना है, विधवा को टैक्स नहीं लगेगा। दास प्रथा था, बिल्कुल था। दास प्रथा था, हाँ दास प्रथा था। देवदासी क्या था? जैसे दास है तो उसे देवदासी, देवता की दासी। वैसे स्त्री लिखेंगे, वैसे स्त्री जो मंदिरों में सेवा की जाती थी, जो मंदिर में ही रहती थी, देवदासी कहलाती थी। क्या कहते? देवदासी कहलाती थी। अगर आपसे क्वेश्चन करें वेश्वक क्या है, वेश्वक क्या है, तो मनुष्य का क्रय विक्रय, खरीद और बिक्री, मनुष्य का क्रय विक्रय, खरीदना बिकना, माने मेरा खरीदना और बिकना, मनुष्य का क्रय विक्रय ही क्या कहलाता है? वेश्वक कहलाता है। क्या कहलाता है? वेश्वक कहलाता है। मनुष्य का खरीद बिक्री ही वेश्वक कहलाता है। क्लियर है? आपको एक क्वेश्चन और करेगा कि सब लिखेंगे पॉइंट, हम ऐसे लिख रहे हैं, आप अच्छा से लिखेंगे। बड़वा क्या है? व्हाट इज बड़वा? बड़वा क्या है? तो बड़वा था कि जो आदमी उत्तर भारत से, जैसे आपका दक्षिण भारत था, विजयनगर, ये विजयनगर है, ये विजयनगर, जो व्यक्ति उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत आया, उस व्यक्ति को यहाँ कहा जाता था बड़वा। तो लिख लेंगे, उत्तर भारत से आने वाले, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। उत्तर भारत से आकर
उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। क्या कहता था? बड़वा कहा जाता था। ठीक है, बड़वा। अब कहेगा सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता। ऐसे आप समझते हैं कदाचार मतलब होता है कि जहाँ पर, है ना, तो कदाचार शब्द जो था, ऐसे कदाचार नहीं था, कदाचार मुक्त एग्जाम हो रहा है, ऐसा नहीं, कदाचार सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग नहीं, आपको डायनाम हो जाएगा, बोलेगा बताइए कि विजयनगर में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, तो आप कदाचार नहीं मार पाइएगा। ठीक है, कदाचार आप नहीं मार पाएंगे। तो इस तरह से अच्छे आपको कहेगा जोरी खाना, जोरी खाना, जोरी खाना, ये टकसाल विभाग था। यहाँ पर रुपया सिक्का छपता था, सिक्का का ढलाई होता था, टकसाल विभाग, टकसाल। इस सारा पॉइंट आप नोट करेंगे अपने अपने नोट्स में, सब नोट करेंगे। ठीक है, ये सब बात आप सब नोट करेंगे। ये विजयनगर का प्रशासन था। विजयनगर समाप्त हो गया दोस्तों। अब दो वीडियो में विजयनगर का टोटल क्लियर हो गया हम लोग का। एक पॉइंट भी, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, उम्मीद करते हैं। थैंक यू। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।